अमेरिका आखिर कतर के इतने करीब क्यों है? क्यों सऊदी अरबिया अपने ही अड़ोस पड़ोस के देशों का दुश्मन बन जाता है लेकिन अमेरिका से दुश्मनी कभी नहीं करता है? आखिर वो क्या चीज है जो दुबई को एक अलग तरह का वर्ल्ड कैपिटल बना देती है? सारी दुनिया का पैसा वहां पे आता है लेकिन इन सारे पैसे रुपयों के बावजूद वो फलस्तीन के साथ खड़ा नहीं हो पाता है। पिछली बार इकबाल साहब ने बहुत डिटेल से बात की थी अरब देशों और फलस्तीन के रिश्ते पर और फिर बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो इस बार वो लेके आए हैं अमेरिका और अरब देशों के बीच जो रिश्ता है वो कैसा है और क्यों है। आखिर अमेरिका, सऊदी अरबिया, कतर जैसे देशों के इतने करीब क्यों है और इन सब के करीब होने के बावजूद वो इजराइल को कुछ भी करने की इजाजत क्यों दे देता है। इकबाल साहब अपने शो द मुस्लिम एंगल में इन सारे सवालों का जवाब लेकर आए हैं। रुके रहिए, देखते रहिए पूरा वीडियो। और जैसा मैं कहता हूं कि जैसे आपने मुझे मोहब्बत दी है, इस शो को भी मोहब्बत दीजिए। इकबाल साहब की आवाजों को मजबूत कीजिए, सुनते रहिए, जुड़े रहिए टीसीएस से और इकबाल अहमद के शो द मुस्लिम एंगल से। उर्दू की मशहूर और मारूफ शायरा अंजुम रहबर का एक बहुत ही मकबूल हुआ शेर है कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। यह शेर पिछले 3 महीने से चल रहे फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष में रोज तेजी से बदलते घटनाक्रम में उतना ही सटीक है जितना आम आदमी से लेकर दुनिया की राजनीति चलाने वाले तक पर सटीक बैठता है। वो अमेरिका हो, इजराइल हो, सऊदी अरब हो या फिर ताज़ा किस्सा बहरीन का हो। क्या किया अरबी दुनिया के 5वें सबसे बड़े अमीर देश बहरीन ने? देश में नहीं, क्योंकि देश तो अवाम से होता है और अवाम फिलिस्तीन के समर्थन पर रोज सड़क पर नजर आती है। इसको इस तरह कहेंगे कि क्या किया बहरीन के शहंशाह ने, और इसके साथ ही विश्व इस्लामिक एकता की और पोल पट्टी फिर से खोलेंगे। और आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस हिस्से यानी मुस्लिम एंगल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं इकबाल। अरब में अमीरी की शजर की शाखों पर बैठे 10 टॉप के अमीरों में से 5वें नंबर का रईस देश बहरीन अमेरिका और इजराइल की आंख की किरकिरी बने हूथी से निपटने के लिए बने मोर्चे ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में शामिल हो गया है। कितना अजीब मंजर है ना। इस्लामी देश बहरीन इस्राएली जुल्म के शिकार मुस्लिम फिलिस्तीनियों के सबसे खुले समर्थक यमन के हूथी मिलिशिया को निपटाने के लिए अमेरिका का साथ देगा। और इसको ऐसे समझें कि बहरीन इजराइल की पिछले दरवाजे से मदद करेगा। वहीं 10 देशों के इस ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन मोर्चे में ईसाईयत को मानने वाले देश फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क ने खुद को इससे अलग कर लिया है, जबकि फिलिस्तीन के हम मजहब मुसलमान भाइयों के देश बहरीन के शहंशाह ने शैतान की सरपरस्ती में अपने भाई के खिलाफ लड़ना कबूल कर लिया, क्योंकि हूती ने लाल सागर में यमन से होकर गुजरने वाले इन तिजारती जहाजों को रास्ता देने से इनकार कर दिया है जो इजराइल को जा रहे होंगे या इजराइल से आ रहे हों। खैर, देखने में बात मजहबी लगे लेकिन है नहीं, क्योंकि बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले बाइडन ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाने वाले यहूदियों का सरपरस्त बने हुए हैं। सारी कहानी तिजारती है, तेल, गैस और जमीन को हड़पने की है। पिछले वीडियो में मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लामिक भाईचारा के जगत प्रसिद्ध नारे की हकीकत मैंने आप लोगों को बताई। कमेंट में कुछ दोस्तों ने एतराज जताया कि ऐसा नहीं है, सऊदी अरब ने इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थगित कर रखे हैं, कतर ने तो अल जजीरा न्यूज चैनल के जरिए इजरायली बर्बरता को दुनिया के सामने रखा है। ये बातें ऊपर से देखने पर सही लगती हैं, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी चांदी का वरक है। जिसके नीचे की मिठाई कितनी जहरीली है ये तब पता चलता है जब आप चांदी के वरक को हटाकर इस मिठाई को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले सऊदी अरब के किस्से पर आते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब की दोस्ती परवान चढ़ी
जब 1931 में वहां पर तेल का पता चला और 1938 में अमेरिकी मदद से सऊदी अरब की धरती ने काला सोना उगला, यानी तेल निकला वहां। इसके बाद 1951 में तुम मुझे तेल दो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूं समझौता हुआ। ये इस बात का समझौता था कि दुनिया भर में लोकतंत्र का झंडा लहराने वाला अमेरिका सऊदी अरब में तानाशाही और राजतंत्र पर आंखें बंद रखेगा और बदले में सऊदी अरब उसके हर काले सफेद कामों में सहयोगी बना रहेगा। उसके साथ ही सऊदी कुएं से उसे तेल बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा। यह वही दौर था जब सऊदी अरब में वर्तमान शाही परिवार आले सऊद का पहला शासक अब्दुल अजीज अल सऊद 1932 में गद्दी पर बैठा, जो इस्लाम धर्म में शुद्धतावाद के समर्थक अब्दुल वहाब के राजनीतिक सहयोगी इब्न सऊद का वंशज था। धर्म और तेल की जुगलबंदी खूब परवान चढ़ी, साथ ही वहाबी मसला खूब फला फूला और पूरे अरब महाद्वीप में अमेरिका दादागिरी भी खूब फैली। बीच में 1973 के दशक में थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी, जब 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ और तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने पश्चिम के देशों को तेल सप्लाई रोक दी। इस संगठन में सऊदी अरब भी शामिल था, लेकिन इस युद्ध में हार के बाद यह थोड़ी देर का ब्रेकअप फिर से जो पैचअप में बदला वो आज तक कायम है। इराक और अमेरिकी मित्र देशों में हुए पहले युद्ध में सऊदी अरब अमेरिका का प्रमुख सहयोगी रहा और सबसे हैरत अंगेज दौर तो तब आया जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिकी ट्विन टावर पर हमला हुआ। हमले में ज्यादातर हमलावर सऊदी अरब से थे। हमले की कमान जिसके हाथ में थी वो मोहम्मद अत्ता, एक सऊदी नागरिक था। साथ ही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड अल कायदा का संस्थापक ओसामा बिन लादेन, सऊदी अरब की प्रमुख बिजनेस फैमिली लादेन ग्रुप के प्रमुख का बेटा था। अमेरिका के लिए तो इतने ही नाम काफी थे सऊदी अरब को खंडहर बना देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा आरोप लगा इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर और उनके देश इराक को बमों से पाट दिया गया, क्योंकि यही एक देश था जो अमेरिकी खेमे में आने से इनकार कर रहा था और आखिरकार उसे भी निपटा दिया। बाद में इराक और सद्दाम हुसैन पर लगाए गए रासायनिक और परमाणु हथियार रखने के आरोप गलत साबित हुए और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा आई एम सॉरी, हम गलत थे। लेकिन यह सॉरी सद्दाम हुसैन को फांसी देने के बाद आया। इस तरह जहां अमेरिका सत्ता के खिलाफ जो रहा उसे निपटाने में आले सऊद खानदान का ताज पहनने वाला व्यक्ति हमेशा अमेरिका के साथ रहा, जबकि यही अमेरिका दुनिया भर में इस्लामोफोबिया फैलाता रहा। कभी सऊदी नागरिक ओसामा बिन लादेन को इस्लामी आतंकवाद का चेहरा बताता रहा तो कभी आईसिस वाले अल बगदादी को। और मजेदार बात यह है कि यह सब उसी वहाबी मूवमेंट से प्रेरित बताए गए जो आले सऊद के सत्ता तक पहुंचने की कुंजी बना था। लेकिन छुट-फुट नाराजगी के अलावा कभी भी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने सऊदी अरब की तरफ नजर टेढ़ी नहीं की। वजह साफ है, सऊदी अरब हमेशा उसका पार्टनर ऑफ क्राइम रहा है। अब बात करते हैं दूसरे अमीर अरब मुल्क कतर की। ये ठीक बात है कि कतर का न्यूज चैनल अल जजीरा फिलिस्तीन में हो रहे कत्ले आम को दुनिया के सामने लाने का बड़ा जरिया बना। यह ना होता तो इजराइल और पश्चिम के चैनल एक तरफा रिपोर्टिंग कर वो सच कभी सामने नहीं आने देते जो अभी आ रहा है। लेकिन यह बात भी जान लेना जरूरी है कि अल जजीरा एक स्वतंत्र संस्था है। उसके कामकाज में सरकारी दखल नहीं है। उसको फंडिंग कतरी सरकार से मिलती है, ये बात चैनल भी कबूल करता है। इसको कुछ वैसा ही समझिए जैसे ब्रिटेन में पीबीसी है। स्वतंत्र प्रेस इसी अवधारणा पर कायम है, जो कि हमारे देश में सोचना नामुमकिन है। यहां पत्रकारिता का मतलब सत्ता का चंद्रबरदाई हो जाना समझा जाता है। खैर, कतर कितना फिलिस्तीनियों के लिए गमजदा है और कितना अमेरिकी खेमे का तिरपाल है, मैं आपको बताता हूं। कतर और अमेरिकी रिश्ते की शुरुआत 1972 में हुई,
जब दोनों देश ने एक दूसरे से राजनयिक संबंध जोड़े। यहां भी कहानी करीब करीब सऊदी अरब जैसी ही है। अमेरिकी सुरक्षा देगा, सैनिक देगा, बदले में उसे तेल की निर्बाध सप्लाई मिलती रहेगी। कतर को अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो सैन्य संगठन से बाहर अमेरिका का प्रमुख सहयोगी घोषित किया है। इसको ऐसे समझें कि कतर का दुश्मन अमेरिका का दुश्मन और अमेरिका का दुश्मन कतर का दुश्मन, दोनों एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा साथ खड़े मिलेंगे। आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 17 देश ऐसे हैं जिनको अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने यह दर्जा दे रखा है और जिसमें अब कतर भी शामिल हो गया। वहीं खाड़ी देशों में सबसे बड़ा अमेरिकी सैनिक अड्डा कतर के अल उदीद एयरबेस में है। यहां तकरीबन 11,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 2016 में इराक और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ हवाई हमला करने में इस बेस की बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा यह सैनिक अड्डा अफगानिस्तान, सीरिया, इराक समेत 18 देशों पर नजर रखने और कभी भी हवाई हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा सैलिया आर्मी बेस के रूप में एक और सैनिक अड्डा था जिसका इस्तेमाल इराक और अफगानिस्तान में खूब किया गया। फिलहाल 2022 में यह बंद हो गया और इसे अमेरिका के दूसरे मुस्लिम अमीर दोस्त देश जॉर्डन में शिफ्ट कर दिया गया। तकरीबन ऐसी ही कहानी सऊदी अरब की है। अल खर्ज शहर के नजदीक प्रिंस सुल्तान एयरबेस एक प्रमुख अमेरिकी सैनिक बेस है। इसके अलावा सन 2022 में सैंड इंटीग्रेटेड एक्सपेरिमेंटेशन सेंटर नाम से एक बड़ा सैनिक अड्डा बनाने की घोषणा हुई है जो मिसाइल के साथ ड्रोन हमला करने का बेस होगा और ये भविष्य में ईरान के खतरे से निपटने की तैयारी है। साथ ही यमन के हूथी को भी निशाने पर रखा गया है। इसके अलावा अमेरिका और कतर के रिश्ते कितने मजबूत है ये एजुकेशन के क्षेत्र में देखने से पता चलता है। अमेरिका के 6 प्रमुख विश्वविद्यालयों ने अपनी ब्रांच कतर में खोल रखी है। साथ ही हजारों स्टूडेंट अमेरिका में रहकर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। वहीं कतर और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो अमेरिका कतर का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2021 के डेटा के अनुसार कतर अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार तकरीबन 3.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। ऐसे में सिर्फ अल जजीरा न्यूज चैनल की गाजा में ईमानदार रिपोर्टिंग की बात कर कतर को अमेरिकी खेमे से बाहर समझने की भूल करेंगे आप तो आप सच में बहुत ही मासूम हैं। इधर कुछ सालों में कतर ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ की सफल भूमिका जरूर निभाई है। इसी साल सितंबर 2023 में ईरान से 5 अमेरिकियों की रिहाई में कतर सफल मध्यस्थ बना। बदले में अमेरिका ने भी ईरान के $6 मिलियन रिलीज किए। इसराइल फिलिस्तीन के मौजूदा संघर्ष में भी जो 6 दिन का युद्ध विराम हुआ जिसमें बंदी बनाए लोगों को छोड़ा गया दोनों तरफ से, उसमें भी मध्यस्थ कतर ही था। फिलिस्तीन में चल रही जंग का रुख क्या होगा इसको तय करने में फिलिस्तीनी मुसलमानों के पड़ोसी सुन्नी भाइयों की कोई भूमिका नहीं होगी। ताज़ा हालात का जायजा लें तो ईरान, लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हूथी के साथ इराक के कुछ छोटे मिलिशिया हैं जिन्होंने खुलेआम फिलिस्तीन का साथ दिया है। सिर्फ एक अच्छी बात यह रही कि बहरीन को छोड़कर कोई भी अरब मुल्क अब तक खुलकर अमेरिकी इजराइल खेमे में शामिल नहीं हुआ है। मैदान में मैं बात कर रहा हूं, जंग करने में। इन अमीर भाइयों का इतना ही एहसान फिलिस्तीन पर बहुत रहेगा। अब मैं अपनी बात करता हूं कि अगर आपको यह लग रहा हो कि मैं सुलह और सुकून के खिलाफ हूं तो ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि अरब, इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान के साथ साथ दुनिया भर के सारे देश भाईचारे के साथ रहें। हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली भी वैसे ही रहें जैसे यूरोप के देश रहते हैं। बिना सैनिक और लोहे की कटीले तारों वाली फेंसिंग की सीमाओं की जगह वैसी ही सीमा हो जैसे यूरोप के देशों के बीच में है। पेंट से खींची रंगीन खूबसूरत पट्टी सिर्फ खबर भर दे कि हम दूसरे देश की सीमा में हैं। हम आराम से एक देश के कैफे में कॉफी पीकर पैदल चलते हुए दूसरे देश के अपने घर वापस आ जाएं। हमें किसी से प्रेम हो जाए तो हम उसका हाथ पकड़कर आराम से इन सीमाओं के
अगल बगल आते जाते रहें और मोहब्बत के गीत गाएं, न कि हमें ये डर हो कि एक गोली चलती हुई आएगी और हमें वहीं ज़मीन पर सुलाकर चली जाएगी। कितनी खूबसूरत दुनिया लगती है, लेकिन अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए दूसरे के चेहरे से नूर चुराने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। एक आज़ाद फिलिस्तीन भी बस इतनी ही मांग करता है कि जो हमारा देश था उसमें ही हमें अपना एक देश तो बना लेने दो। क्या इतनी सी भी मांग गलत है, जिसके खिलाफ एक महाशक्ति अमेरिका एक शैतान को पाल पोस रहा है? साथ ही फिलिस्तीन के मजबूत अरब भाई या तो चुप्पी साधे हैं या फिर बहरीन की तरह चुपके से मुखालफत कर। क्या इतनी सी इजाजत नहीं है किसी इंसान को कि सऊदी अरब में एक हाईटेक एआई से लैस शहर बने, लेकिन उसके बगल में फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में खंडहर रहे? ये तो बहुत नाइंसाफी वाली बात है। हम बस इतना ही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सुकून हो और बराबरी न भी हो तो एक गरीब भी कम से कम मौत के साए में तो हर रोज सांस न ले, उसके सर पर छत हो, उसके पास रोजगार हो, खाने के लिए खाना हो, कपड़े हो, और क्या चाहिए। लेकिन अफसोस सत्ता की राजनीति में इतनी भी इंसानियत मायने नहीं रखती। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करें। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको ऐसे ही सच से रूबरू कराते रहें। इसके लिए आप हमें डोनेशन देना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।